देखिए बच्चों, यहाँ पे आज हम जो सीखेंगे, अभी तक आपने टेंस में हेल्पिंग वर्ब से वाक्यों को पहचानना सीखा है। अभी हेल्पिंग वर्ब लगी होती तो हम पहचान लेते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट टेंस है कि फ्यूचर टेंस है। जो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, इनमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देगी। यदि दिख रही है तो उसे हम पहचान लेंगे, लेकिन जिन सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है तो उसे हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, उसे पहचानने के लिए हमें वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वर्ब की जो फॉर्म होती है उसी से हम टेंस को पहचान सकेंगे कि किस टेंस का क्या है, सेंटेंस है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरलाइन वर्ब्स एंड स्टेट वेदर दे आर इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस बता रखा है, पास्ट टेंस भी हम जानते हैं, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? तो देखिए, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है जो वर्ब में हम आईएनजी ऐड करके, मेन वर्ब में आईएनजी जब जोड़ते हैं और जब सेंटेंस बनाते हैं तो वो क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पे पहला सेंटेंस जो दे रखा है, रोहित मेड ए काइट। तो देखिए, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हम इसे कैसे पहचानेंगे? इसे पहचानने के लिए हम यहाँ वर्ब की फॉर्म को देखेंगे कि वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। तो देखिए, पहली चीज, जब हेल्पिंग वर्ब लगती है तो हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप ज्यादातर देखेंगे तो क्या होगा, या तो सेकंड फॉर्म लगी हुई होगी, और सेकंड फॉर्म नहीं होगी तो उसमें क्या है, एस या यस लगा हुआ होगा, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस होगा। जैसे लिखा है रोहित मेड ए काइट। तो देखिए, यहाँ पे मेन जो है वर्ब कौन सी है, मेड है। मेड जो है कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मेक। तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो हम ये जान सकते हैं ये कौन सा सेंटेंस होगा, किस टेंस का, पास्ट टेंस का होगा। और देखिए, यहाँ पे जब मेड लगा है, सेकंड फॉर्म है, तो हम ये भी जान सकते हैं पास्ट का कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना? अब देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, दे बर्ड्स फ्लाई अवे। अब इसमें मेन वर्ब कौन सी है, मीनाक्षी, मेन वर्ब कौन सी है, बताओ भाई मयंक, मेन वर्ब कौन सी है, फ्लाई। ठीक है भाई, फ्लाई फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, इसीलिए हमने कहा था कि आप क्या करें, याद करें। बिना याद किए आपको पता नहीं चलेगा फर्स्ट है कि सेकंड है। तो फर्स्ट फॉर्म है ये, सेकंड नहीं है। कौन सी है, फर्स्ट है। अब देखिए, फ्लाई अवे, तो फर्स्ट फॉर्म है फ्लाई। तो देखिए, यहाँ पे फ्लाई लगा हुआ है, यानी फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है भाई, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। फर्स्ट फॉर्म किस टेंस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। और यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो क्रिया में एस या एस को जोड़ देते हैं, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो मेन वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, प्लूरल है। दे क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे एस या एस नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा टेंस होगा हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है ना? इस तरीके से आप बाकी सेंटेंसों को भी पहचानेंगे, और होमवर्क में आपको ये पहचान कर लिख के लाना है कि ये कौन सा हमारा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि पास्ट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। जो भी टेंस है वो आपको पहचानना है, और इनके आगे यहाँ पे फिल करके होमवर्क में घर से लेकर आना है। यदि किसी को कोई बात हमारी समझ में नहीं आई हो
तो अभी आप 1 बाय 1 पूछ सकते हैं अभी। सभी को समझ में आया जो मैंने अभी पढ़ाया था? ठीक है, यही होमवर्क में करके लाएंगे सभी बच्चे। चंद्रमुखी इधर देखेंगे भी, ये जो मैंने अभी आपको समझाया था समझ में आया? यस सर। तो ये बताइए, ये जो 3rd नंबर पे सेंटेंस लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द पॉन्ड। राइट सेंटेंस पढ़ा तुमने। ये बताइए, इसमें ये जो हेल्प मेन वर्ब है कौन सी है? सेकंड। मेन वर्ब कौन सी है? फॉर्म नहीं पूछ रहे, मेन वर्ब है कौन सी, इसमें से कौन सी है? जंप्ड। जंप्ड। ठीक है, अब ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सही बताया। अब ये बताइए पूरा सेंटेंस किस टेंस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है इंडेफिनिट में? फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ कौन सी है? सेकंड। तो कौन सा सेंटेंस होगा ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल सही बताया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ऐसे ही नेक्स्ट जो ये 5th नंबर पे सेंटेंस है, ये क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ के बताइए। फादर सैट ऑन द चेयर। ठीक है, अब इसमें बताइए मेन वर्ब कौन सी है? सैट। सैट। इसकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है? सिट। सिट। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है। ये भी कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल सही बताया है चंद्रमुखी ने। इनके लिए ताली बजा देंगे सभी लोग। मीनाक्षी बताओ, इंग्लिश में जो अक्षर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? इंग्लिश में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? किसे पता भी अक्षरों की संख्या कितनी होती है? बताओ, गुनगुन बताएंगे भी अक्षरों की संख्या जो होती है इंग्लिश में कितनी होती है? बताओ। 23 अक्षर होते हैं। ये भी पता नहीं है। इधर वालों को खड़ा कर लो। हाँ भाई बताओ रितिका। 26 अक्षर होते हैं इंग्लिश में, और ये 26 अक्षरों में स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं भाई। इधर आओ। स्वर 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ओ, ई, नहीं पता है वे। स्वर होते हैं 5। ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 स्वर होते हैं। और स्वर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉवेल। क्या कहते हैं? वॉवेल बोलते हैं। बाकी जो अक्षर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंसोनेंट। बाकी जो इन अक्षरों को छोड़कर जो अक्षर शेष बचे हुए हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं? कंसोनेंट। और कंसोनेंट को हिंदी में बोला जाता है व्यंजन। और स्वर और व्यंजन हमें पता होने चाहिए। ठीक है ना। अब ये जब हमें पता है स्वर इतने होते हैं, व्यंजन इतने होते हैं, तो इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? देखिए, ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। इनका प्रयोग हम स्वर और व्यंजनों को क्या करते हैं? पहचान कर उपयोग करते हैं। यदि कोई जो वर्ड है वो कंसोनेंट से शुरू होता है
तो उससे पहले जो आर्टिकल यूज होता है वो लगता है ए। जो ए एन एन जिसे पढ़ते हैं वो आर्टिकल कब लगता है? जब वॉवेल यानी स्वर से कोई शब्द शुरू होता है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? एन। ठीक है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। और दा का यूज जो हम करते हैं वो हम क्या करते हैं वो अगले हम आपको क्लास में बताएंगे। ए और एन का क्या है यूज, पता चल गया? याद रहेगा भाई मीनाक्षी? कल नेक्स्ट क्लास में फिर पूछेंगे और याद होना चाहिए। ठीक।